Hello everyone, this is the second lecture of the topic cycloalkanes. In first lecture we discussed about definition of cycloalkane, how cycloalkane looks alike, then their chemical structure, then nomenclature of cycloalkanes, common naming, IUPAC naming of cycloalkanes, then some physical properties of cycloalkanes, then method of synthesis of cycloalkanes. So we discussed all these topics in first lecture of cycloalkane. So this is the second lecture of cycloalkane. In this lecture we will be discussing about uh, general chemical properties of cycloalkanes, then relative stability of cycloalkanes. So let's start the lecture. तो केमिकल प्रॉपर्टी जब साइक्लोएल्केन का देखते हैं तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला साइक्लोएल्केन का दिखता है वो है CnH2n। अब ये जो जनरल फार्मूला है ये आप ध्यान देंगे तो ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है। तो फार्मूले को देखा जाए तो अनसैचुरेटेड दिखता है ये और एल्कीन की तरह रिजेंबल करता है, बट चूँकि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो साइक्लिक नेचर के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होता है, देयरफॉर वो एल्केन की तरह दिखते हैं। जब उनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी अनसेचुरेशन जैसा नहीं दिखता है, तो वो एल्केन की तरह रिजेंबल करते हैं और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो भी आपको एल्केन की तरह दिखता है। फार्मूला देखा तो वो एल्कीन की तरह लगेगा, बट वो एक्चुअल में साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो एल्केन की तरह होता है। अब जैसे कि एल्केन में जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसी तरह साइक्लोएल्केन में भी जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, इसका मतलब आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखेगा और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दिखेगा आपको साइक्लोएल्केन में, जो कि एल्केन्स में भी दिखते हैं। बट एक डिफरेंस है कि एल्केन्स में जो लोअर एल्केन्स होते हैं वो उतने रिएक्टिव नहीं रहते हैं एज कम्पेयर टू हायर एल्केन्स, बट इन साइक्लोएल्केन्स लोअर साइक्लोएल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हायर साइक्लोएल्केन्स। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो और साइक्लोपेंटेन से ऊपर जितने भी हैं वो उतनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, और वो किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि उनका जो रिंग है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो रिंग है वो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी शो करता है, जिसकी वजह से रिंग जो है वो अनस्टेबल मीन्स स्टेबल रहेगा और वो टूटने ईजिली टूटेगा नहीं, तो रिएक्टिविटी शो नहीं करता है वो। इसलिए जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू लोअर साइक्लोएल्केन्स, जो कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन जो है वो रिएक्टिविटी शो करता है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है एल्केन से साइक्लोएल्केन में। तो जो लोअर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो रिंग क्लीवेज रिएक्शन दिखाते हैं और एडिशन प्रोडक्ट्स बहुत फॉर्म करते हैं। तो वो हम देखते हैं आगे कि किस किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं ये। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये साइक्लोएल्केन है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, और इसका हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन किया जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, वो एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है और इधर से एक क्लोरीन इधर जा रहा है, तो ये यहाँ पर CHCl बन गया। उसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वो Br के साथ कंबाइन कर लेगा और एक Br आपके यहाँ CH पे आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सिंपल रिएक्शन है ये। रिएक्शन जो है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ही शो करता है, और ये जो रिएक्शन है वो आप लाइट के प्रेजेंस में भी कर सकते हो, डार्क में भी कर सकते हो, टेम्परेचर ये होना चाहिए। तो ये रिएक्शन
जो है वो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन ही शो करते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो लोअर साइक्लो एल्केन है वो रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं इसलिए। नेक्स्ट एक रिएक्शन और ये आप साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन शो करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब चूँकि ये एडिशन प्रोडक्ट बनने वाला है, क्योंकि एडिशन में क्या होगा कि कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, मीन्स इसमें से कुछ जाएगा नहीं और ऐड होगा। तो यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, यहाँ पे Br ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है, तो 2 Br मॉलिक्यूल जो है वो देखिए 2 Br एटम यहाँ पर आकर ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा और जो बॉन्ड टूट रहा है तो जो 2 टर्मिनल कार्बन होंगे, दोनों टर्मिनल कार्बन से ये Br जो हैं वो आकर अटैच हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन के केस में 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन बनेगा। उसी तरह जब क्लोरीनेशन साइक्लोब्यूटेन का होता है तो वो FeCl3 के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे देखिए 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन फॉर्म होता है। सिंपल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। जो भी बॉन्ड टूटेगा, सपोज कोई ये बॉन्ड टूट रहा है तो जो 2 कार्बन एटम टर्मिनल पे आ जाएंगे, उन दोनों कार्बन एटम से जो 2 हैलाइड्स हैं वो आकर बाइंड हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। उसी तरह एक और रिएक्शन जो लोअर साइक्लोएल्केन्स हैं वो शो करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब हैलोजन एसिड जैसे कि HBr हो गया या HCl हो गया, उसका एडिशन होगा तो सेम एक बॉन्ड टूटेगा और उसमें एक कार्बन पे जैसे H आके बाइंड हो गया और दूसरे वाले कार्बन पे जो हैलोजन है वो आकर बाइंड हो गया। यहाँ पे भी जो भी बॉन्ड टूट रहा है वहाँ पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा टर्मिनल पे और दूसरा जो कार्बन है उस पर जो हैलोजन है वो आकर बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट आपके बनते हैं। और 1 साइक्लोप्रोपेन के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा आपके साइक्लोब्यूटेन के केस में। तो ये सब रिएक्शंस जो हैं वो साइक्लोएल्केन शो करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये सिर्फ लोअर साइक्लोएल्केन्स ही हैं जो ये रिएक्शन शो करते हैं, मतलब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। अब क्योंकि ये लोअर साइक्लोएल्केन्स ही ये रिएक्शन शो कर रहे हैं, मतलब जो रिंग है उनका वो रिंग उतना स्टेबल नहीं है, और जो साइक्लोपेंटेन से लेके जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं उनके रिंग स्टेबल होते हैं, तो वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो लोअर जो साइक्लोएल्केन्स है वो रिंग जो है उनका स्टेबल इतना क्यों नहीं है और रिएक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा क्यों है, वो हम देखते हैं आगे वाले स्लाइड्स में। तो एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं, ये भी रिएक्शन है ऐसे, इसमें से ये भी वैसा ही एडिशन रिएक्शन ही है। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो सेम बॉन्ड टूटेगा और जो टर्मिनल कार्बन है उस पर यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन आकर बाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन आकर बाइंड हो जाएंगे और सिंपल एल्केन आपका एन एल्केन फॉर्म होता है। साइक्लोप्रोपेन के केस में प्रोपेन बनेगा, साइक्लोब्यूटेन के केस में ब्यूटेन बनेगा। तो ये भी एक रिएक्शन है जो कि लोअर साइक्लोएल्केन शो कर रहा है। तो ये सारे रिएक्शन जो है वो सारे आपके साइक्लोप्रोपेन या फिर साइक्लोब्यूटेन ही शो कर रहे हैं। साइक्लोपेंटेन से लेके हायर जो साइक्लोएल्केन है वो शो नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है हायर साइक्लोएल्केन की, लोअर की स्टेबिलिटी कम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। तो वो होता है इस रीज़न से, उसको बोला जाता है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि जो लोअर साइक्लोएल्केन्स हैं वो उनकी स्टेबिलिटी क्यों कम है एज़ कंपेयर टू हायर साइक्लोएल्केन्स। एक्चुअल में होता ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी में कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं
उन साइक्लोएल्केन्स में क्या है, सभी कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक, सभी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल बनना चाहिए था, वो बॉन्ड एंगल जो बनना चाहिए था वो था टेट्राहेड्रल, जो कि 109 डिग्री 5 मिनट होता है। तो इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था। बट चूँकि ये जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनका साइक्लिक नेचर होता है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होता है, तो जो साइक्लो एल्केन्स है वो प्लेनर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 ना होकर वो थोड़ा उससे कम या ज़्यादा होता है। इसी को स्ट्रेन, इसी को डिविएशन, एंगल डिविएशन बोलते हैं, और इसी को एंगल डिविएशन बोलेंगे। और ये जो एंगल डिविएशन हो रहा है वो वेरी करता है और वो डिपेंड करता है कि जो आपका रिंग है वो कितना बड़ा या छोटा है। अगर रिंग बड़ा है तो कुछ अलग डिविएशन होगा एंगल में, अगर छोटा है तो कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से ये डिविएशन होता है। अब ऐसा क्यों है कि जैसे एक एग्जांपल ले लो साइक्लोप्रोपेन का। अभी साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम है, टेट्राहेड्रल इसका वो होना चाहिए था, ये एंगल जो है 109 होना चाहिए था। लेकिन अगर ये 109 होगा तो ये देखिए वैसा साइक्लोप्रोपेन बन ही नहीं पाएगा। अगर ये 109 होगा ना तो ये वैसा बन ही नहीं पाएगा। एक बॉन्ड इधर रह गया, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर ही हो जाएगा, मतलब ये कार्बन और ये मीन्स ये जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ यहाँ आना चाहिए था तो वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये जो है, ये रिंग जो है ये एंगल थोड़ा एक आपस में खींचते हैं, और ये खींचेंगे एंगल तो फिर स्ट्रेन होता है, उसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में ये 109 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा स्ट्रेन हुआ, मीन्स इधर की तरफ ये दोनों बॉन्ड इधर आ रहे हैं, तो वो एक्चुअल में 60 डिग्री होता है, तभी जाके यहाँ पे ये ऐसा बॉन्ड आपको साइक्लोप्रोपेन का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। वही पॉसिबल तभी होता है। तो उसी को बोलते हैं हम एंगल स्ट्रेन, मतलब वो एंगल पे स्ट्रेन आया। अब ये क्यों होता है वो देखते हैं। एनी डिविएशन फ्रॉम एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कॉज स्ट्रेन इन द रिंग, जो कि मैंने अभी बताया कि कोई भी डिविएशन जो है नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो होना चाहिए था, क्योंकि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन उससे थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन इन रिंग। और इसी स्ट्रेन की वजह से जो रिंग होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा रिंग उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो रिंग उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और जिसमें स्ट्रेन कम है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि ये साइक्लोपेंटेन, अब इसमें क्या स्ट्रेन देखिए 1 डिग्री के अराउंड ही है, तो ये स्टेबल ज़्यादा है, और इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, साइक्लोब्यूटेन में भी ज़्यादा है, तो ये जो दोनों हैं ये अनस्टेबल होंगे ये रिंग, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। और ये जो स्ट्रेन है इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। और इस एंगल स्ट्रेन को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 देन ब्रैकेट 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग। प्लेनर रिंग में कितना बॉन्ड एंगल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, ये देखिए साइक्लो जो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में ये 109 हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग जो है वो 60 डिग्री होता है। तो ये 60 मीन्स इससे माइनस करो 60 और डिवाइड बाय 2 करो, तो वो अराउंड 24 समथिंग आता है, तो एंगल स्ट्रेन इसका वही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल स्ट्रेन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसा कि बताया कि ग्रेटर द डिविएशन मतलब उतना ही ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, और एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा रिंग उतना ही अनस्टेबल होगा, और रिंग अनस्टेबल होगा मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी। उसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन है या साइक्लोब्यूटेन है उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो रिंग जो है आपका अनस्टेबल है,
और रिंग अनस्टेबल है तो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। अब जैसे वही चीज़ है जो बोला जा रहा है कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग मोर ईजली इट विल बी फॉर्म, मतलब कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रिंग की रहेगी वो रिंग जो है उतनी ज़्यादा जल्दी बनेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो रिंग जो है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो रिंग बनेगा कितनी, उतनी ही जल्दी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर साइक्लो एल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी फॉर्म होंगे, और जो लोअर साइक्लो एल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी, रिंग की उतनी स्टेबिलिटी है नहीं, तो वो फॉर्म उतने अच्छे जल्दी नहीं होंगे। और दूसरी तरीके से बोला जाए तो ये है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, मतलब जो जितनी जल्दी बनेगा मतलब वो रिंग उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। एक ही बात है, जैसे कि साइक्लोपेंटेन के केस में वो जल्दी बनता है मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिंग है वो अगर ज़्यादा स्टेबल है मतलब उसमें एंगल स्ट्रेन उतना ही कम है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उससे यही पता चल रहा है कि अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो रिंग की स्टेबिलिटी कम है जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में, और एंगल स्ट्रेन अगर कम है जैसे कि साइक्लोपेंटेन में तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। अब जो बॉन्ड एंगल होता है प्लेनर, एक्चुअल बॉन्ड एंगल, जो प्लेनर स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे साइक्लोएल्कीन का, वो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में ये 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री कैसे आया, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। 180 देन ब्रैकेट n-2 अपॉन n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। तो अब साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन एटम हैं, 3 हैं। तो देखिए ये फॉर्मूले में पुट करो तो ये कैलकुलेशन करके 60 डिग्री आता है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे आप जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को जब हम देखेंगे तो उनका बॉन्ड एंगल ये सब है, और एंगल स्ट्रेन जो आता है वो ऐसा आता है। तो जैसे जिसका एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा, वो उतना ही कम स्टेबल होगा, और जिसका एंगल स्ट्रेन कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए किसी किसी में पॉजिटिव एंगल स्ट्रेन आ रहा है और किसी में नेगेटिव भी आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव एंगल स्ट्रेन है इसका मतलब ये है कि जो सपोज़ पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसे ये 109 डिग्री ये ऐसा एंगल है, ठीक है। अब ये होना चाहिए था, और ये अगर ऐसा अपनी तरफ दोनों बॉन्ड अपनी तरफ आ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा एक्चुअल में, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रेन, ठीक है। ये एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हो गया, दोनों बॉन्ड जो हैं वो आपस में अपनी तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रेन। और अगर बॉन्ड एंगल ऐसा 109 डिग्री होना चाहिए था लेकिन वो ऐसा इस तरफ जाके, ये भी इस तरफ जाके आपका बॉन्ड ऐसा हो गया, ठीक है। बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था, वो उससे भी ज़्यादा हो गया, तो स्ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है दोनों बॉन्ड के, तो इसको हम नेगेटिव एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में देखिए 120 डिग्री आ रहा है, 109 होना चाहिए था, 120 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल स्ट्रेन आता है। एक चीज़ और है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है तो उससे अपने को ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। वो अगर ज़्यादा है, जैसे ये -5 डिग्री 16 मिनट इसमें आपके साइक्लोहेक्सेन में है, और साइक्लोपेंटेन में देखिए 0.44 है, तो यहाँ पर हम किसको ज़्यादा मानेंगे और किसको कम मानेंगे, जो साइक्लोहेक्सेन है इसको हम ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि ये माइनस है फिर भी
हम इसको ज़्यादा मानेंगे, इसको माइनस प्लस को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है कि 5 ज़्यादा है या 0.44 ज़्यादा है। तो 0.44 कम है और 5 ज़्यादा है, तो 5 वाला जो है उसको हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे कम हो रहा है साइक्लोपेंटेन में, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यही चीज़ है जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उससे यही पता चला कि जो साइक्लो एल्केन्स हैं उसमें जो लोअर साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और मोर रिएक्टिव इसीलिए होते हैं। और ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से हमें ये पता चला कि जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था। बट जो साइक्लो एल्केन्स है वो तो साइक्लिक नेचर के होते हैं और प्लेनर होते हैं, तो वैसा स्ट्रक्चर मीन्स 109 डिग्री अगर रखा जाए तो वैसा स्ट्रक्चर बनना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसलिए वो स्ट्रक्चर पॉसिबल करने के लिए क्या किया जाता है, जो बॉन्ड है वो थोड़े मूव करते हैं और उसी को स्ट्रेन बोला जाता है, एंगल स्ट्रेन बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी बताया था, साइक्लोप्रोपेन में 109 डिग्री अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ इतना एंगल आना चाहिए। तो एक हो गया ये बॉन्ड, एक हो गया ये बॉन्ड, अब इसमें भी 109 डिग्री करेंगे तो ऐसा होगा। ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाया, तो इसमें साइक्लिक बनने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर आना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए और प्लेनर रहने के लिए आपको जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है और उसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये जो साइक्लो एल्केन्स हैं उसमें जो लोअर साइक्लो एल्केन्स होते हैं उसमें ये एंगल स्ट्रेन है जो वो ज़्यादा होता है, और हायर साइक्लो एल्केन्स में उतने स्ट्रेन नहीं होता है, फिर भी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए स्ट्रेन उसमें कम होगा। अब जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेन है वो उतना ही अनस्टेबल रहता है। तो जो रिंग हैं, जो लोअर साइक्लो एल्केन्स हैं उसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, इसलिए वो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है इसलिए रिएक्टिव ज़्यादा है। और हायर साइक्लो एल्केन्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल है और रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। यही हमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी से पता चलता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट्स है आप लोगों को इस टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।